ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। 1924 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था लुइस डी ब्रॉय। उसने कहा कि लाइट और अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर डुअल प्रॉपर्टी पोजेस करती हैं, यानी रेडिएशन एट सम टाइम वेव लाइक बिहेवियर और सम टाइम पार्टिकल लाइक बिहेवियर पोजेस करती है, तो नेचर के अंदर सिमेट्री पाई जाती है। ये एक फिलासफिकली उसने ये बात की कि अगर नेचर के अंदर सिमेट्री है और नेचर में रेडिएशन और मैटर दो मेन कंपोनेंट्स हैं, रेडिएशन अगर वेव एज वेल एज पार्टिकल लाइक बिहेवियर पोजेस करती है, तो व्हाई नॉट मैटर? मैटर आल्सो एग्जिबिट डुअल प्रॉपर्टी। इट वुड मीन दैट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वी ट्रीटेड all material object as a particle। तो इन पार्टिकल्स को, इन मटेरियल ऑब्जेक्ट को, मैटर को सर्टन सर्कमस्टांसेस में वेव लाइक बिहेवियर पोजेस करना चाहिए। तो उसने एक इक्वेशन दी जिसमें पार्टिकल का मोमेंटम mv और वेव्स की प्रॉपर्टी वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। ये क्योंकि हाइपोथेसिस था, इसको डी ब्रॉय ने एक्सपेरिमेंटली खुद से वेरीफाई नहीं किया, यानी हाइपोथेटिकली एक स्टेटमेंट दुनिया के सामने रखी 1924 में। तो 1927 में टू अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, डेविसन एंड जर्मर। इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिज़ाइन किया और डी ब्रॉय के उस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया। यानी यहाँ पर बात थ्योरेटिकली पहले बयान की गई और एक्सपेरिमेंटली बाद में उसका एविडेंस मिला। अब वो कैसे वेरीफाई करेगा? याद रख लो, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि पार्टिकल के वेव बिहेवियर को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना। अब वेव बिहेवियर को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के लिए पार्टिकल को वेव प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए। अब व्हाट आर द वेव प्रॉपर्टीज? पार्टिकल्स का वेव कैरेक्टर तभी प्रूव होगा कि पार्टिकल के साथ वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हो, और वो क्या है? इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन जो है, ये सबसे मोस्ट फेमिलियर वेव प्रॉपर्टीज है। यानी आपका प्रोजेक्टेड पार्टिकल, जिस पार्टिकल को आप इंसिडेंट टारगेट मटेरियल पे फॉल करती हो, वो इंटरफेरेंस इमेजेस दे दे, डायफ्रैक्शन इमेजेस दे दे, तो फिर हम कहेंगे कि इस पार्टिकल के कैरेक्टर में वेव लाइक प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जो कि लुइस डी ब्रॉय ने 1924 में प्रिडिक्ट की थी। वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो गई हैं। अब कैसे हुई हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मर ने 1927 में न्यूयॉर्क के अंदर बेल लेबॉर्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। बाद में एक और साइंटिस्ट था, जे थॉमसन का बेटा जीपी थॉमसन, 1932 के 33 में उसने भी वेरीफाई किया और दोनों के रिजल्ट सेम आए। तो फर्स्ट वन हम डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या चीज़। बहुत डिटेल में नहीं है, मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये एक वैक्यूम चेम्बर है। इस वैक्यूम चेम्बर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन है। गन का मतलब ही क्या होता है? टू फायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन से मराद ये है कि इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर एक फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, मेटल है, जो हीट अप होगी वेरी लो टेंशन बैटरी से। 6 वोल्ट बैटरी फिलामेंट से अटैच है। ये बैटरी इलेक्ट्रॉनों को हीट अप करेगी, इलेक्ट्रॉन थर्मल काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इस एमिशन को कहा जाता है थर्मियोनिक एमिशन। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इनको डिस्कस किया हुआ है, अर्ली स्टार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन को हीटिंग प्रोसेस के तहत क्या किया जाए? इमिट आउट किया जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, थर्मियोनिक एमिशन। और अगर लाइट फॉल करके इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड फोटो एमिशन, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुई है। तो ये लो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गन से इमिट होंगे तो आगे एक सिलेंड्रिकल चेम्बर है। इन सिलेंड्रिकल चेम्बर को हाई पोटेंशियल सोर्स से अटैच किया गया है, यानी हाई वोल्टेज बैटरी। अब ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि हमने इन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन को फॉल करना है निकल क्रिस्टल पे। दिस इज अ निकल क्रिस्टल। ये एज ए टारगेट
मटेरियल के तौर पे यूटिलाइज होगा। और निकल सरफेस पे जब ये इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे वेरियस एंगल स्कैटर्ड होंगे, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगी। इन स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे एक मूवेबल डिटेक्टर है, इस मूवेबल डिटेक्टर में ये एक फेराडे कप है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, यहाँ कलेक्ट करना है। तो डिटेक्टर हमें बताएगा कि जब डायफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फेराडे कप में आके जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इमेजेस बनाते हैं, वो इमेजेस कैसी हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्या वो पार्टिकल की इमेजेस हैं या वेव लाइक इमेजेस हैं। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है, मैंने यहाँ से बात स्टार्ट की कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्योंकि याद रख लो, जब भी चार्ज पार्टिकल को आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सर्ट करती है, उस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है। जब वो एक्सेलरेट होता है इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। बड़ा फेमस रिलेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आप लोगों ने स्टडी किया है, हाफ mv² इज इक्वल टू EV0, चार्ज टाइम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये इधर बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो ये इसलिए इसका मेन मकसद ये था। अच्छा, अब आते हैं इस तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स इस सिलेंड्रिकल ट्यूब से इमर्ज होके बाहर आते हैं, निकल सरफेस पे फॉल करते हैं। याद रख लो, निकल क्रिस्टलोग्राफिक शेप में है, क्रिस्टोग्राफिक स्ट्रक्चर है इसका, इसके अंदर वेरियस प्लेन्स होंगी, 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स फॉर्म ए क्रिस्टल और लेटस, एक रेगुलर पैटर्न है आपके पास। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, हमने कलेक्ट करना है। तो ये इंसिडेंट बीम और स्कैटर्ड बीम के दरमियान एक एंगल है जिसे कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, फाई। तो यहाँ पर डेविसन और जर्मर एक डेटा कलेक्ट करते हैं स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का एट वेरियस एंगल्स। ये नहीं है कि एक ही एंगल पे। मूवेबल ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर कभी यहाँ पर है तो इधर एंगल कुछ और होगा, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, इधर है, डिफरेंट एंगल्स यानी आपको मिलेंगे। और उसने जो डेटा कलेक्ट किया उसको कुछ इमेजेस मिली, जिस तरह स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फाइल, कि जब गोल्ड फाइल में से अल्फा पार्टिकल को गुजारा गया और फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाके अल्फा पार्टिकल ने इमेजेस बनाई, तो वो इमेजेस क्या थी उसके बारे में रदरफोर्ड ने कहा था कि दे प्रोड्यूस ए फाइन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पेंसिल। किस तरह पेंसिल की नोक होती है ना, क्रॉस सेक्शन होता है, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स थे उधर। तो ये तो पार्टिकल बिहेवियर है, जिस तरह बुलेट फायर करता है बंदा, तो बुलेट किसी गते में जाके फायर हो तो वहाँ पर आपको एक इम्प्रेशन डॉट सा मिलता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पार्टिकल्स है, लेकिन जो इमेजेस मिली उन इमेजेस की इंटेंसिटी प्रोफाइल को स्टडी किया गया, उनकी इंटेंसिटी को एट वेरियस एंगल। ये इस फिगर को देखें कि फाई इज द स्कैटरिंग एंगल टेकिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इंटेंसिटी इज टेकिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो एक पार्टिकुलर एंगल पे इंटेंसिटी प्रोफाइल ऑफ स्कैटर्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो बहुत मैक्सिमम थी, और इस मैक्सिमा के राइट और लेफ्ट साइड कुछ मैक्सिमा कुछ मिनिमा मैक्सिमा, यानी इंटेंसिटी कभी बढ़ रही है और कभी कम हो रही है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। और इसका जो पैटर्न था वो पैटर्न कुछ इस तरह का था। इस सर्कल को देखें, गौर से देखें कि आपको व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, फिर ब्लैक स्पॉट, फिर वाइट स्पॉट, फिर ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, यानी अल्टरनेटिवली आप वाइट और डार्क इमेजेस ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ये इंटेंसिटी प्रोफाइल जिसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे 50 डिग्री पे इंटेंसिटी किसकी, स्कैटर्ड बीम ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स की, डिटेक्टर ने कहा कि मैक्सिमम है, और राइट और लेफ्ट साइड कभी मैक्सिमा कभी मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा ये आपको नज़र आ रहा है। जहाँ हम माउंटेन जो है ना, पीक मैक्सिमा है, इंटेंसिटी ग्रेटर है, और जहाँ हम मिनिमा है, इंटेंसिटी कम है। तो ये इमेज और वो इमेज डेविसन और जर्मर खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सके। ऑक्सफोर्ड के अंदर साइंटिस्ट की एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो अपना ये डेटा लेके वहाँ चले जाते हैं और वहाँ ये प्रेजेंट करते हैं कि इंटेंशनली हम डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना
चाह रहे थे बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो हमें ये इमेजेस मिली हैं। अब ये इमेजेस वो खुद से एक्सप्लेन नहीं कर सके, तो उनको वहाँ पे ये बताया गया ये इमेजेस तो वैसी ही हैं जैसे एक्सरे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। एक्सरे को सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट, टेबल साल्ट के ऊपर फॉल किया गया। यू हैव स्टडीड इन 9th चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर ब्रैग डायफ्रैक्शन लॉ, कि जब एक्सरे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको क्रिस्टल सरफेस पे फॉल किया गया, ये देखें, और इन्होंने ब्रैग डायफ्रैक्शन को ओबे किया 2d sin थीटा m लैम्डा। तो उस वक्त एक्सरे जो कि वेव्स थी उसकी इमेजेस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इमेजेस ये तो 100% कोइंसाइड कर रही हैं। इट वुड मीन दैट यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए हैं निकल क्रिस्टल से, इसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर आके अपनी पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज शो नहीं की, बल्कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर दी हैं। इमेज तो ये बता रही है। तो फिर इसके ऊपर मैथमेटिकली जो है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की गई और उसकी वेवलेंथ को, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ को काउंट किया गया, क्वांटिटेटिवली मेजर किया गया, फिर ब्रैग डायफ्रैक्शन लॉ के थ्रू वेरीफाई किया गया, दोनों रिजल्ट सेम आ गए। तो कैसे सेम है ज़रा देखें। तो मैंने कहा था कि ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है, तो डेविसन और जर्मर ने वोल्टेज को 44 से 68 वोल्ट तक रिजल्ट ले। कभी उसने 44 वोल्ट पे रिजल्ट लिए, कभी 50 पे, कभी 54 पे, कभी 68 पे। मिनिमम वैल्यू क्या थी 44 और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 68। 44 से लेस इलेक्ट्रॉन इतनी एनफ काइनेटिक एनर्जी नहीं गेन कर सका है। क्वेश्चन अराइज होता है ना कि 44 से क्यों स्टार्ट लिया, क्योंकि जब आप लोग वोल्टेज देते हो तो मैंने कहा ना कि काइनेटिक एनर्जी गेन होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी कम काइनेटिक एनर्जी होती है बिलो 44 वोल्ट कि वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमने वोल्टेज को कहाँ से स्टार्ट किया है 44, ये उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है कि टारगेट प्लेट पे जाके फॉल करता है और वहाँ से स्कैटर्ड हो रहा है और इनको हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जिस एंगल पे और जिस वोल्टेज पे इंटेंसिटी प्रोफाइल मैक्सिमम थी वो वोल्टेज थी 54 वोल्ट, यानी दिस इज द बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज यूज्ड बाय डेविसन एंड जर्मर इन इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये बेस्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये याद रखनी है। और जो स्कैटरिंग एंगल था वो कौन सा था 50 डिग्री। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, गौर करें। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस लैम्डा h बाई पी, तो h डिवाइडेड बाय mv इक्वेशन 1। अब जो काइनेटिक एनर्जी गेन हुई है ये किसके इक्वल होगी E इंटू वी नाट। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ई वी नाट। ये 2 डिनोमिनेटर वाला इस तरफ आ गया, तो 2 ई वी नाट, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, तो एक m ऑलरेडी मौजूद है तो m से मल्टीप्लाई होगा तो m² v² और राइट साइड पे 2m ई वी नाट। अब स्क्वायर है, दोनों तरफ रूट ले लें तो mv क्या आ जाता है 2m ई वी नाट अंडर रूट। तो जो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस था h बाई mv की जगह आप क्या लिखेंगे, ये ब्रैकेट टर्म अंडर रूट टर्म 2m ई वी नाट अंडर रूट। तो यूजिंग 2 in 1 तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, लैम्डा h डिवाइडेड बाई 2m ई वी नाट अंडर रूट। h की वैल्यू 6.64 10⁻34, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 10⁻31, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 और ऑपरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्ट। इस सारे को सॉल्व करें 1.66 10⁻10 मीटर, यानी 1.66 एंगस्ट्रॉम। तो इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, जो वेव एसोसिएटेड है, उसकी वेवलेंथ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के मुताबिक क्या बनी, इट इज मच मोर क्लोज टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ की है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया 1.66 एंगस्ट्रॉम और एटॉमिक डायमेंशन में लाई कर रही है। इज इट क्लियर। अब इसको जरा देखते हैं कि जो डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था जो ब्रैग्स ने किया था, ब्रैग्स ने एक्सरे को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पे फॉल किया। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे वेरियस प्लेन से ये रिफ्लेक्ट हुई। जब ये वेरियस प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ डिटेक्टर से देखा गया तो इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ
और एक्सरे की वेवलेंथ को कैलकुलेट किया गया, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग भी कैलकुलेट की गई। बहुत फेमस इक्वेशन है 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। अब इससे वेरीफाई किया गया। तो यहाँ थोड़ी सी चेंज है, हमारे पास सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल नहीं है, कौन सा है, निकल क्रिस्टल। अब निकल क्रिस्टल के अंदर ये डिफरेंट प्लेन्स हैं, तो प्लेन्स मैंने यूं बनाई हुई है, देखें इस तरह भी हो सकती हैं, ऊपर से नीचे भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल प्लेन्स है। तो 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा में यहाँ चेंज क्या है, d क्या चीज़ होगा, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग के एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, क्रिस्टल के एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल d, और ये है 0.911 10⁻⁻10 मीटर, 0.91 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। निकल क्रिस्टल में दो एटम्स के दरमियान जो स्पेसिंग है प्लेन्स के दरमियान, वो स्मॉल d है। m इज द ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन, m इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर, और थीटा इज द ग्लासिंग एंगल। यहां पर मैंने कहा था स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल इज समथिंग एल्स, ग्लासिंग एंगल कुछ और होता है। ग्लासिंग एंगल 65 डिग्री है। ये जो है देखें इंसिडेंट रे और क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के दरमियान बनता है, यानी जो क्रिस्टल की प्लेन है उसके दरमियान जो बनने वाला एंगल है, दिस इज ग्लासिंग एंगल। यहां अगर देख लें, देखिए ये प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये रे आ रही है, तो ये रे प्लेन के साथ जो एंगल बनाती है ये ग्लासिंग एंगल होता है। और इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, डायफ्रैक्टेड रे या स्कैटर्ड रे, इसके दरमियान जो एंगल बनता है, दिस इज स्कैटरिंग एंगल। तो ये बुक में ज़रा क्लियर नहीं किया हुआ, तो यहाँ इस लॉ में हम ग्लासिंग एंगल यूज़ करेंगे जो कि 65 डिग्री था। क्लियर होगी बात की। अब इसमें वेवलेंथ निकालते हैं, तो 2 इंटू डी 0.911 10⁻⁻10 मीटर साइन 65 m इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, तो इसको सॉल्व करें 1.65 10⁻⁻10 मीटर, वही वेवलेंथ आ गई। यानी ब्रैग डायफ्रैक्शन लॉ से और डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, डेविसन और जर्मर ने जो डेटा कलेक्ट किया, वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की निकाली गई, तो दोनों रिजल्ट आपस में क्या आ रहे थे, 100% सेम आ रहे थे, इमेजेस भी सेम आ रही थी, इंटेंसिटी प्रोफाइल भी सेम आ रही थी। तो यहाँ पर डेविसन और जर्मर ने कंक्लूसिवली ये एविडेंस निकाला कि इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन which is a material particle behave as a wave like character, wave like properties। उसने wave like properties क्या की है, possess की है। 1927 में ये इसने वेरीफाई किया। 4 year later on, जे थॉमसन का बेटा जीपी थॉमसन, जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया था 1897 में, बाप इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहा है 1897 में, और बेटा उसी पार्टिकल की वेव नेचर के मतलब एक्सपेरिमेंट वेरीफाई कर रहा है 1933 में। तो उसने निकल क्रिस्टल की बजाय मेटालिक फाइल रखी इलेक्ट्रॉन के सामने। कौन सी मेटल फाइल रखी, एल्यूमिनियम फाइल, और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के बाद इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज दी, तो उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। इस काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम फाइल पे फाल किया, इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हुए और दोबारा उनको कलेक्ट किया गया और उनकी इमेजेस देखी गई। सेम इमेजेस वर ऑब्जर्व बाय जीपी थॉमसन एज डज बाय डेविसन एंड जर्मर। तो इस तरह 1937 में जीपी थॉमसन और डेविसन और जर्मन को कलेक्टिवली नोबेल प्राइज दिया गया ऑन द सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे नहीं प्रूव हुआ, बाद में प्रोटॉन ने भी वेव नेचर शो की, न्यूट्रॉन ने भी की, एटम्स, हाइड्रोजन एटम, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हाइड्रोजन एटम भी वेव नेचर बता रहा है, हीलियम एटम भी वेव नेचर बता रहा है। तो यूं डी ब्रॉय की वो हाइपोथेटिकल आइडिया जिसमें उसने कहा कि नेचर में सिमेट्री पाई जाती है, अगर रेडिएशन डुअल प्रॉपर्टी रखती हैं तो मैटर को भी क्या करना चाहिए, डुअल प्रॉपर्टी पोजेस करनी चाहिए। तो यूं एनर्जी और मैटर दोनों क्या करते हैं, रेडिएशन एज वेल एज मैटर बोथ पोजेसेस डुअल प्रॉपर्टीज, यानी पार्टिकल लाइक बिहेवियर एज वेल एज वेव लाइक बिहेवियर। बट वन थिंग यू शुड बी ऑब्जर्व दैट वी कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेस ऑफ द either radiation or matter in a single experiment, just like a coin.
कि कॉइन को फेंके, सिक्के को, जब वो ज़मीन पे आएगा तो यू कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेस ऑफ द कॉइन, कि एक ही एक्सपेरिमेंट में आप रेडिएशन की भी कोई एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करोगे, या वेव प्रॉपर्टी या पार्टिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह पार्टिकल जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी एक एक्सपेरिमेंट में, सिंगल एक्सपेरिमेंट में आप उसकी सिंगल प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करोगे, आइदर पार्टिकल या वेव प्रॉपर्टी। तो बाद में बोयर ने एक थ्योरम पेश किया, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम, जिस थ्योरम में वो ये कहता है कि ये जो पूरी यूनिवर्स है जिसमें एनर्जी, रेडिएशन और मैटर है, तो अगर आप रेडिएशन और मैटर को कलेक्टिवली स्टडी करना चाहते हैं, उसमें ईमान लाना चाहते हैं, तो आपको रेडिएशन की भी दोनों प्रॉपर्टीज़ और मैटर की भी दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि दी वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद बोथ मैटर एज वेल एज रेडिएशन इज एसेंशियल फॉर देयर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। फिर से सुने, बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है, उसने पूरे समंदर को कूजे में समेट दिया है कि दी वेव्स एंड पार्टिकल कैरेक्टर और पार्टिकल एस्पेक्ट एसोसिएटेड विद बोथ मैटर एंड रेडिएशन इज एसेंशियल फॉर देयर कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। कि अगर आप मैटर को कंप्लीट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, रेडिएशन को कंप्लीट आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपको दोनों की वेव प्रॉपर्टीज़ और पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप मटेरियल पार्टिकल का सिर्फ पार्टिकल कैरेक्टर स्टडी करते हैं, ये वाला कैरेक्टर छोड़ देते हैं, तो मैटर अधूरा है, वो डिफाइन नहीं होता है। और अगर उसका वेव कैरेक्टर स्टडी करते हैं, मैटर का, पार्टिकल कैरेक्टर छोड़ देते हैं, तो तब भी बात अधूरी है। इसी तरह रेडिएशन की वेव प्रॉपर्टीज़, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो एक्सेप्ट करते हैं। पार्टिकल प्रॉपर्टीज़, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो रेडिएशन भी अधूरी है। तो रेडिएशन की भी पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ और वेव प्रॉपर्टीज़ दोनों को एक्सेप्ट करना है, और मैटर की भी दोनों। इसे कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम कहते हैं। ओके, सी यू अगेन। बंद कर दें।